हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम लोग जो आपका 60 डेज का क्रैश कोर्स है उसको पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का 12th क्लास के लिए। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट को पढ़ रहे थे और डिटर्मिनेंट में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, प्रॉपर्टी सीखी थी, कैलकुलेशन करना सीखा था। तो उसी में हम आज एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को हम कैसे यूज करके हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उनकी हम कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। तो उसी पे बेस्ड आज का लेक्चर है। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत अच्छे से सीखिएगा आप लोग। ओके। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, तो सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशंस में हम इसका यूज करते हैं। और एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि हम डिटरमिनेंट का यूज करके हम एरिया ट्रायंगल का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वर्टिसेस पता है तो आसानी से हम फार्मूला वो याद कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट कब होता है और कब नहीं होता है। ओके। तो हम कहाँ कौन सा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ओके। वेर इज माइक। माइक लगा देता हूँ। ओके। तो अभी वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो कैसे यूज करके एप्लीकेशंस हैं, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ। आप लिख लीजिए कि कहाँ हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके। तो कंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, जब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। लिख लीजिए। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। तो अ सिस्टम, यू कैन जस्ट राइट हियर, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if its solution exists। if सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन हमारे पास एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसका कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलता है। तो एक भी हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन वन, और मोर यू कैन से, ठीक है, एग्जिट्स। तो हमारा सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो कोई कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम कंसिस्टेंसी को चेक भी कर सकते हैं कि सोल्यूशन है या फिर नहीं। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। और अगर कोई सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि सोल्यूशन कभी फाइंड ही नहीं कर पाओगे। ओके। तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं। अभी तो यहाँ पर एक या दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल के हमारे पास इक्वेशंस मिलेंगी, बट जब हमारे पास उससे ज्यादा वेरिएबल की इक्वेशंस होती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कंसिस्टेंसी को चेक करना होता है। क्योंकि ये मान लो हमने मेहनत किया और हमें पता सोल्यूशन नहीं मिला, है ना। और अगर पहले ही पता करें कि सोल्यूशन है ही नहीं तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। ओके। तो आइए जरा। तो सिस्टम अगर सोल्यूशन रखता है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, अगर सोल्यूशन नहीं रखता है तो उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यू कैन जस्ट राइट हियर, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो सिस्टम, a system of equations, a system of equations is said to be, is said to be inconsistent
is to be inconsistent if its solution does not exist, है ना, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे इस लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास एग्जाम में, इंटर लेवल पे एग्जाम में, वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, या तो अगर कंसिस्टेंसी पूछा होगा तो उसका फिर अलग तरीके है, लेकिन अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है और उसका सोल्यूशन पूछा गया है तो उसका सोल्यूशन यूनिक ही आएगा, वो यूनिक के ऊपर ही केवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो यू कैन जस्ट राइट है, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारे पास सोल्यूशन अगर कैलकुलेट करना है तो वो यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो यू कैन राइट हियर we restrict we restrict ourselves to the system of linear equations having unique solution, having unique solution only। ओके, तो आइए जरा देखते हैं कैसे हम सोल्यूशन को निकालते हैं इनवर्स मेथड से। तो solution of system of linear equations by inverse of a matrix, है ना, of linear equations using inverse of coefficient matrix of a matrix। ओके, तो आइए जरा तो एक सिस्टम ले लेते हैं, पहले कंसीडर कर लेते हैं सिस्टम, तो जिससे राइट है कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, तो कैसे a1x प्लस का b1y प्लस ऑफ c1z, है ना, 3 वेरिएबल का यहाँ पर हम सिस्टम ले रहे हैं, 3 का 2 का, है ना, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 का हमारे पास 3 तक मैक्सिमम हमारे पास आता है, या तो 4 का भी पूछा जा सकता है, बट 4 का बहुत ही रेयर पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिस इज योर d1 और a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2z इज जस्ट इक्वल टू d2, एंड दैट इज इक्वल टू a3x प्लस b3y प्लस c3z इज जस्ट इक्वल टू d3। ओके, तो ये तुम्हारे पास सिस्टम एक इक्वेशन, इसको स्टार कह दो, है ना, दिस इज स्टार सिस्टम। ओके, तो इसको यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं। अगर हम इसको लेट कर लें कि लेट ए एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि इनके कॉफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है ना, एक्स का कॉफिशिएंट a1, वाई का b1, जेड का c1, तो इसका मैट्रिक्स हमारे पास रो के फॉर्म में लिखेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ओके, और हम एक कैपिटल एक्स एक मैट्रिक्स मानते हैं जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें हम लिख देते हैं एक्स वाई एंड जेड जो वेरिएबल्स हैं उनको लिख दे रहे हैं, और जो बी एक मैट्रिक्स लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स जो राइट साइड के हमारे पास नंबर्स को लिखेंगे d1 d2 एंड d3। ओके, तो क्लियर है, दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स, दिस इज और 3 by की मैट्रिक्स। तो इसको एक चीज हमें पता है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको a को और x को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास जो ax मिलेगा कुछ ऐसे मिलेगा ना, ax कुछ ऐसे, ये फर्स्ट रो एक ही कॉलम है तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a1 का x के साथ और b1 का y के साथ और c1 का z के साथ। इसी तरीके जब सेकेंड रो लेंगे तो a2x प्लस b2y 1 प्लस c2 इज जस्ट, and this is a3x plus b3y and plus c3। okay, and you can just put it equal to d1 d2 d3, that is what, that is your b।
तो आप देख सकते हो कि अगर हमें पता दो मैट्रिसेस हैं, एक हमारे पास राइट साइड में लिखे, एक लेफ्ट साइड में, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब दिस इज जस्ट इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो ये जो हमारे पास ऊपर सिस्टम स्टार लिखा हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारे पास यू कैन सी, क्योंकि जो सिस्टम स्टार है, देन यू कैन सी देन द सिस्टम the system of equations can be written as, ये आप नोट भी करते रहिए ताकि आपके पास एक नोट्स रहेगा प्रॉपर। रिटर्न एज कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज जस्ट इक्वल टू बी, ए एक्स इज जस्ट इक्वल टू बी। ओके, तो इसका मतलब है, समझ गए कि हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ए है, और वो हमारे पास कैसी है, दिस इज योर A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। क्लियर। और इसमें हमारे पास जो वेरिएबल वाले हैं वो X Y and Z इज जस्ट इक्वल टू D1 D2 D3। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो सिस्टम था वो रिप्रेजेंट हो गया। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, कैसे हम सोल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, किसका, ए का, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये है ए, ये है एक्स और ये है बी। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो जब डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे तो दो तरीके हैं, या तो डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आएगा या फिर डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो आएगा। ये दो केसेस हमारे पास अराइज होते हैं। तो दोनों केसेस में हम कैसे सोल्यूशंस की बात करेंगे वो जरा हम देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं केस, हालांकि जो आपके एग्जाम में अगर कोई लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया उसको सोल्यूशन पूछा है तो केस वन ही होता है, मतलब फर्स्ट केस है ना, जिसमें कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स, जो 3 by 3 की हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो केस फर्स्ट की हम बात करते हैं। इफ यू कैन जस्ट राइट है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना। ये तो डिफिनीशन होती थी हमारे पास नॉन सिंगुलर की, या यू कैन से यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे, नॉन सिंगुलर बोलते थे। ओके, तो देन इट्स इनवर्स, दैट इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, है ना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये उसी को इनवर्टिबल हम बोलते हैं ना, तो कह सकते हैं कि इनवर्टिबल। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ सिंस ए एक्स इज जस्ट इक्वल टू बी ले लो। अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए के इनवर्स से दोनों तरफ हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से ए इनवर्स ऑफ ए ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। यू कैन जस्ट से प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बी इसका मतलब कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास होगी ए इनवर्स, जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन। तो प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, है ना। अच्छा, यू नो दैट कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है एसोसिएटिव होता है। अगर एसोसिएटिव होता है यू कैन जस्ट राइट हियर ए इनवर्स ऑफ ए, एंड दैट यू कैन जस्ट इक्वल्स टू एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू इनवर्स। आप लिख भी सकते हो यहाँ पर बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो जो आई एक्स है यहाँ पर, यू नो दैट ए इनवर्स ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। और एक्स का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो दिस एक्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स ऑफ बी।
तो हमें इस एक्स को ही फाइंड करना था, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज फाइंड करना है, वही हमारा सोल्यूशन फाइंड करना होता है। इसका मतलब हमें एक्स मिल जाए तो एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ बी, ए इनवर्स ऑफ बी। और ए इनवर्स को हमने फाइंड करना सीखा था एडजॉइंट की मदद से, और एलिमेंट्री ऑपरेशन से लगाकर भी हम इनवर्स निकालना सीखे थे। तो ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये हमने इनवर्स निकालना सीखा। तो कोई कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, उस कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, और उस इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, बी के साथ। और बी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आएगी, और वो कॉलम मैट्रिक्स को हम कंपेयर करेंगे या इक्वल करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ, और वहां से एक्स वाई और जेड हमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये मेथड है, ये यूनिक सोल्यूशन का मेथड है ना। दिस इज हिप थ्री वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन आता है, और यूनिक सोल्यूशन हमारे पास आता है, और वो हमारे पास एक्स वाई जेड निकल आएगा इस मेथड से। ओके, तो यू कैन जस्ट राइट हियर, यहाँ पर लिख भी सकते हो आप कि दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स इक्वेशन, इस मैट्रिक्स इक्वेशन, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सोल्यूशन, है ना। इसको आप लिख लीजिए ताकि ध्यान रहे, यूनिक सोल्यूशन फॉर द सिस्टम, फॉर द गिवन सिस्टम of equations, given system of equations as inverse of a matrix is unique। क्योंकि इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स का यूनिक होता है, इसलिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो भी क्या आएगा, यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो दिस मेथड इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड, है ना, क्योंकि इसको हम मैट्रिक्स की मदद से सोल्यूशन को हम फाइंड करते हैं। तो यू कैन जस्ट राइट हियर दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग, this method of solving of equations system of equations is known as matrix method। okay, so this is the case one, when this determinant is non-zero, it means the matrix is non-singular, जो coefficient matrix है, तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन आएगा, और उसको हम कैलकुलेट करते करते x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी से। और ए इनवर्स को निकालने का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, दिस इज वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट क्या होता था, जो हमारे पास कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता था उसका ट्रांसपोज जो होता था उसे हम एडजॉइंट कहते थे, उसको भी निकालना हम लोगों ने सीखा था। तो अब चीजें हमारे पास आसान हो गई, मैट्रिक्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इफ देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, या कह सकते हो नॉन सिंगुलर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अच्छा, अब बात करते हैं सिंगुलर है, तो सिंगुलर के केस में हमारे पास क्या कंडीशंस है उनको जरा देख लेते हैं। तो केस सेकेंड, यह क्या कहता है कि इफ ए इज अ सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू जीरो, देन ओके, देन यू कैन से डिटरमिनेंट ऑफ इज जस्ट इक्वल टू जीरो, उसी को हम सिंगुलर पाथ बोलते हैं। तो इन दिस केस टू कंडीशंस विल बी देयर, मतलब एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन का केस हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर है सॉल्यूशन, तो बी कैलकुलेट। अब जब हम, हमारे पास ये पता चल गया कि डिटरमिनेंट क्या है, वो जीरो है, तो उस केस में हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा, उसको बी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एडजॉइंट आएगा उसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास इफ एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो के इक्वल ना हो तो। और यहाँ पर जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स से है, तो यू कैन जस्ट आल्सो राइट दिस इज नल मैट्रिक्स बीइंग जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर दे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको नॉन जीरो मैट्रिक्स मिले, तो उस केस में हमारे पास सोल्यूशन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम इनकंसिस्टेंट। जब हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। देन एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is inconsistent, is called inconsistent, inconsistent। ओके, अच्छा अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, if adjoint of a into b is just equal to a zero matrix या null matrix, then system may be either consistent or inconsistent। अब कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर जीरो हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो कह देंगे कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट। देन सिस्टम may be either consistent, or inconsistent according according है ना, एज अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होंगे तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एज द सिस्टम have either infinitely many solutions or no solution, और नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, और अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, तो अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ इंटू बी इक्वल टू जीरो है तो कुछ नहीं कह सकते, और यूनिक सोल्यूशन वाला तो केस वैसे नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ इंटू बी नॉन जीरो है ना, जीरो नहीं है, तो उस केस में हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और अगर हमारे पास डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, और यूनिक सोल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखा। तो हमारे लेवल पे हमें यूनिक सोल्यूशन आएगा, जो भी हमारे क्वेश्चन में पेपर में आता है वो यूनिक सोल्यूशन के ऊपर है। तो सिंपली आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, उसको हमें सॉल्व करना होगा और वो यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना होगा। तो आइए जरा एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो कैसे करना होता है ना। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है फिर टू वेरिएबल की इक्वेशन है, 2x प्लस का 5y इज जस्ट इक्वल टू 1, और 3x प्लस का 2y इज जस्ट इक्वल टू 7। ओके, तो आइए जरा सोल्यूशन की बात करते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म
ए एक्स इज जस्ट इक्वल टू बी, वेयर जो हमारे पास ए क्या होता है, दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वो कैसे बनता है, जो फर्स्ट इक्वेशन के एक्स और वाई के कोफिशिएंट 2 and 5 और ए 3 and 2। ओके, एक्स यू नो दैट कि वेरिएबल की हमारे पास होता है मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, और जो बी है दैट इज योर राइट साइड जो नंबर्स होते हैं 1 and 7। ओके, नाउ अब हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 4, और 3 5 जा 15, तो माइनस का 15 ये होता है ना, ऐसे तो निकालते हैं। तो दैट इज इक्वल टू -11, और -11 क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो जैसे ही डिटर्मिनेंट आ गया, टू वेरिएबल की इक्वेशन थी, है ना, तो इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन है। पहली बात तो यू कैन जस्ट से नॉन जीरो है, तो यू कैन से हेंस ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड सो सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। मतलब एक ही वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, है ना, या ये जो इक्वेशंस लिखी है टू वेरिएबल की लाइन की इक्वेशन होती है, इसका मतलब लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी नो दैट कि हमारे पास जो इनवर्स निकालना है वो कैसे हो जाएगा, इनवर्स ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू -1/11, और यहाँ पर एडजॉइंट लिखेंगे। तो एडजॉइंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेकर जब हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स हो तो बहुत सिंपल होता है, जो हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स है उनको सेम बनाए रखो, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं या कह सकते हो बैकवर्ड डायगनल एलिमेंट्स हैं उनमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस, तो ये एडजॉइंट निकल आता है, ठीक है। तो ये ए इनवर्स आ गया, और ए इनवर्स जैसे ही निकल आया, आपको क्या करना है, देयरफॉर जो x होगा वो दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/11, और a जो है तुम्हारे पास 2 - 5 -3 and 2, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 and 7 के साथ। तो क्या मिलेगा तुमको, -1/11 ब्रैकेट में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा 2 and 7 तो 25 35, 5 7 जा 35, तो माइनस का 35 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3, और 7 2 जा 14, यहाँ पर आएगा आपके पास -1/11 ब्रैकेट में -33, एंड दैट इज इक्वल्स टू 11, है ना, 14 में से 3 जाएगा तो 11, और अब 11 से हम डिवाइड कर देते हैं इनसाइड -11 से, तो ये हो जाएगा, या -1/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, एंड दिस इज योर -1, है ना। और x जो है तुम्हारे पास क्या था, वो था x एंड y। तो हमारे पास x बराबर क्या निकला, कंपेयर कराते हैं, है ना, दो इक्वल तभी हो गए, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इनवर्स निकाल लेते हैं, उस इनवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b के साथ, तो हमको जो है यूनिक सोल्यूशन जो हमारा था वो मिल जाता है। आइए एक क्वेश्चन जो है 3 वेरिएबल के ऊपर भी कर लेते हैं। ओके, तो आइए जरा एक प्रॉब्लम करते हैं जो कि 3 वेरिएबल्स के ऊपर है। सेम होगा, प्रोसेस तो सेम ही होता है अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। बाय मैट्रिक्स मेथड, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3x -2y एंड +3z इज जस्ट इक्वल टू 8, है ना, दस इक्वल टू 8, और हमारे पास हो जाएगा 2x +y एंड -z just equal to 1, and have 4x -3y +2z is just equal to 4। तो ये आपके पास इक्वेशंस है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशंस है,
और अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, तो यू कैन जस्ट राइट हियर द सिस्टम। देखिए, आपको अभी जिस लेवल पे आप हैं, इस लेवल पे आपको प्रॉपर क्वेश्चन को करना होता है, प्रॉपर तरीके से आपको रिटर्न में देना होता है एग्जाम के अंदर, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि फटाफट कर दिया, है ना। फटाफट तो करना, आपको करना है ही है, आपको इंडिविजुअली जब कहीं अगर कैलकुलेशन करना है तो आपको जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाओ उतना चल। बट जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको हर एक स्टेप को मेंशन करना होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं प्रॉब्लम को शॉर्ट में नहीं आंसर करता हूँ, हमने पूरा लिखता हूँ बाकायदा, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस ऐसी हो कि आप हर एक चीज को लिखे, मेंशन करें वहां पे, है ना। और फिर एग्जाम में लिखेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the system of equations can be written in the form ax is just equal to b. Okay, where this a is just equal to what, that is equals to 3 minus 2, 3, 2, 1 minus 1, 4 minus 3 and 2, है ना। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई, 3 - 2 3, 2 1 -1, 4 -3 एंड 2। और x तो आपको पता है वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, x y and z, and this is b is equal to 8, 1 and 4। okay, तो we see that अगर हम इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ऐसे तो लिखता है 3 - 2 3, 2 1 -1, 4 -3 2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये गया तो हो जाएगा 2, और 3 1 जा 3 माइनस का 3, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ये गया है। तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 2 2 जा 4 एंड माइनस माइनस प्लस का 4, और ए प्लस का 3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 6 माइनस का 4। ओके, तो फ्रॉम हेयर यू गॉट दिस इज योर 3 इंटू माइनस ऑफ 1 एंड प्लस का 2 इंटू 8 एंड प्लस का 3 इंटू माइनस का 10। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3, ये 16 एंड माइनस का 30। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर तुम्हारे पास, 33 माइनस का 33, ये हो जाएगा 16 माइनस 33, ये हो जाएगा माइनस का 17, है ना, विच इज नॉन जीरो। ठीक है, तो एक नॉन जीरो नंबर आए थे, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यू कैन से हियर हेंस a is, and so its inverse exists, and now a11 इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ 1, है ना। अब हम सारे को फैक्टर्स को निकालना शुरू कर देते हैं। अभी हमने देखा था ना, ये था a11, है ना। यहाँ पर हमारे माइनस के साथ आएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये फटाफट जो फर्स्ट रो के को फैक्टर्स तो हम निकालते ही हैं जब डिटरमिनेंट को कैलकुलेट किया था। तो a12 इज माइनस ऑफ 8 एंड a आ गया। अब सेकंड जो रो के, ये वाली सेकंड वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और माइनस का 9 मतलब प्लस का 9। तो ये माइनस का 2, माइनस तो आएगा ही बाहर, और हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 आएगा, सॉरी 2 नहीं 4 आएगा। तो 4 आएगा, तो ये हमारे पास 9 में से 4 गया 5, ये माइनस का 5। ओके, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट a22। तो जब a22 आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 6 आएगा। a23 जब कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, है ना, देख लो। और फिर a31, है ना। तो ये हमारे पास क्या जाएगा,
थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3 जो है 2 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर हमारे पास A32, ठीक है। तो 32 मतलब थर्ड थर्ड वाली जो है रो आपको हटानी है, सेकंड कॉलम हटाना है, तो माइनस का 3 और माइनस का 6, -3 -6 -9, और उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑड है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9। ओके, इसी तरीके से A33 में पॉजिटिव आता है, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम गया, तो ये 3 + 4 इज 7। तो इस तरीके से हमारे पास सारे जो कोफैक्टर्स है वो हमने लिख लिए, और जैसे ही हमने कोफैक्टर्स लिखे, आपको पता है कि जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होता है, जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, है ना। ये जो मैट्रिक्स बनती है हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर की, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर एडजॉइंट निकालने जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। फर्स्ट रो को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट्स हैं, -1 -8 -10। हमने ट्रांसपोज करके लिख दे रहा हूँ, तो -1 -8 माइनस का 10, और फिर 8 2 1 2 2 एंड 2 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 6 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 9 और 7। हमने ट्रांसपोज करके लिख दिया, तो ये एडजॉइंट निकल आया। एडजॉइंट निकल आया तो इनवर्स निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि इनवर्स हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो निकला है वो माइनस का 17 निकला है ना, -17, तो हो जाएगा माइनस का 1/17, और ये है हमारे पास एडजॉइंट, दिस इज -1 -5 -1 माइनस का 8 माइनस का 6 9 -10 1 एंड 7। ओके, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, तो ए इनवर्स इज व्हाट, दिस इज -1, सॉरी, अब ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा -1/17, ये मैट्रिक्स आएगी तुम्हारे पास, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप बी से, तो बी तुम्हारे पास जो है वो राइट साइड में है, और राइट साइड वाला जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या है, 8 है, 814 है ना, दैट इज इक्वल टू 814। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या मिलता है, तो -1/17 क्या आएगा, माइनस का 8, ये फर्स्ट रो फर्स्ट इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 -5 -4, फिर हमारे पास आ जाएगा 8 8 64, तो -64 एंड -6, और 9 4 36 +36, फिर तुम्हारे पास हो जाएगा -80 एंड +1 एंड +28। ओके, तो ये आपको मिलेगा -1/17, और इसको आप जब ऐड अप करेंगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ, देखिए 8 5 13 4 17, तो -17, and here -34, and here is -51. Okay, when you are divide multiplying by -1/17 inside, तो आपको मिलेगा 1 2 and 3, और दिस इज इक्वल टू एक्स। तो x क्या है तुम्हारे पास, एक्स वाई जेड है, एंड दैट विल बी इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। This implies x is equals to 1, y is equals to 2, and z is just equal to 3। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूनिक सोल्यूशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं उसका इन्वर्स मेथड से, कि मैट्रिक्स का इन्वर्स लिखा और उसको हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बहुत आसान है। और इस तरीके का एक प्रॉब्लम आता ही आता है, हाईएस्ट जो मार्क का क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, कि थोड़ा सा लेंदी भी होता है, बट प्रोसेस बहुत इजी है। अगर 1 2 बार 2 4 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चंस को, तो आप आसानी से
इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। ओके, तो होप सो ये आपको चीजें समझ आई होंगी, लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम इस जो लेक्चर्स हैं वो अभी रिकॉर्ड करेंगे, और भी लेक्चर्स अभी आपको कराना है क्रैश कोर्स के अंदर, तो वो भी रिकॉर्ड कर देंगे सारे लेक्चर्स। बाकी ऑफलाइन तो चल ही रहा है क्लासेस, तो वो तो है ही। बाकी ऑनलाइन हमें अलग से पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था बोर्ड पे, ऑफलाइन क्लासेस। तो आप लोग जुड़े रहिए, बाकी और स्टूडेंट को शेयर करिए इस नॉलेज को, मैथमेटिक्स को, जो हम यहाँ काम कर रहे हैं। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी है सारा कुछ कर दीजिए। थैंक यू सो मच।